दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों क्लास 9 का जो हमारे आसपास के पदार्थ था, जो एनसीईआरटी पहला चैप्टर था, उसके आगे हम सेकंड पार्ट आज लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हम आपको ठोस द्रव गैस के बारे में बता चुके थे और क्या होता था हिमीकरण, क्या होता था वाष्पीकरण, क्या होता था द्रवीकरण, ये भी हम पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं। अब वीडियो नहीं देखे पहले वाला इसके, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन से तात्पर्य है, जैसे आप जानते होंगे कपूर होता है, तो कपूर जो प्रक्रिया करता है वही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे समझिए, जब कोई ठोस, जैसे मान लीजिए जब कोई ठोस, बोल दे रहे हैं लिख लीजिए, जब कोई ठोस द्रव अवस्था में न बदल के सीधे गैस अवस्था में बदलती है। लिखिए, जब कोई ठोस द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे गैस अवस्था में बदलती है तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। और जो ये प्रक्रिया होती है वही क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं, जब कोई ठोस, मान लीजिए कोई ठोस है, ये क्या है, ठोस है, ये कोई भी ठोस है। जैसे मान लीजिए आप बर्फ को या फिर लोहे को पिघलाएंगे तो पहले वो द्रव अवस्था में आएगी। कौन सी अवस्था में, द्रव। फिर उसके बाद उसे और गर्माएंगे तो गैस अवस्था में जाएगी। तो सीधे द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो, ऐसा कोई सॉलिड जो सीधे टेम्परेचर देने पर कन्वर्ट हो जाए गैस अवस्था में, वो हो जाता है हमारा क्या, ऊर्ध्वपातन। आप परिभाषा लिखेंगे कि जब कोई ठोस द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण लिख लीजिए, जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, इट्स ढेर सारे ऐसे पदार्थ। नौसादर भी इसमें आ जाता है, ठीक है, नौसादर। तो ये हमारा हो गया ऊर्ध्वपातन। छोटी छोटी ऐसे क्लिप आपको हम बताते चलेंगे और आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। ऊर्ध्वपातन आप समझ गए होंगे। उसके आगे हम 3-4 पॉइंट और है, इसे बताएंगे तो पार्ट सेकंड हमारा खत्म हो जाएगा और पहला चैप्टर आपका एनसीईआरटी का खत्म हो जाएगा। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग आपको कंप्लीट करवा दिया गया। फिर से बोल रहे हैं, अगर आप इसका पहला पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइए, लिंक पर ओपन करिए, पहला पार्ट देखिए, उसके बाद आप दूसरा पार्ट देखिए, ठीक है। अब वीडियो को शुरू करने से पहले आप ये एक नोटिस बात रखा करिए कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि आप शुरू में वीडियो देख लेंगे फिर बीच में छोड़ देंगे तो आगे आपको समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को अगर शुरू करें तो आप लास्ट तक देखें और पूरा नोट्स बनाते चलें। समझिए यहाँ पर, जैसे क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। जैसे कोई जल उबलने लगता है या फिर ऐसा कोई लिक्विड जिस टेम्परेचर पर, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है उसमें हम पानी रख रहे हैं, अब पानी जब तक गर्म नहीं होने लगेगा, जिस टेम्परेचर पर उबलने लगेगा उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, अर्थात हम उसका क्या कहलाएंगे, क्वथनांक। तो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा जल होता है वो मतलब कम से कम टेम्परेचर, यानी कि हम उसे 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझेंगे कि जैसे कोई जल है, जल उबलने जब लगता है, मतलब बुलबुला उसमें बनने लगता है, एकदम खौलने लगता है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है लगभग कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी जल कितने टेम्परेचर पर उबलने लगता है, हम क्या मान लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये हम समझ सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट अनुक्रमानुपाती होता है दबाव के। अब दोबारा हम ये कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट अर्थात जो हमारा क्वथनांक होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, दबाव के। यानी हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज़्यादा खौलने लगेगा। ये एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। बॉइलिंग पॉइंट दबाव के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा है हिमांक, जैसे इसमें उबल रहा है, इसमें जमेगा, इसे फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है कि जिस टेम्परेचर पर कोई जल या फिर कोई लिक्विड जब जमने लगता है, जैसे हम फ्रिज वगैरह में पानी रखते हैं बॉटल में, तो जब वो जमने लगता है, जिस टेम्परेचर पर जमता है उसे हम क्या बोलते हैं, हिमांक या हिमांकीकरण। जो प्रक्रिया होती है हिमांकीकरण, और ये क्या हो जाता है, हिमांक। यानी जिस ताप पर जल या फिर द्रव जमता है, अर्थात बर्फ बनने लगता है, जैसे पानी नहीं रखते हैं फ्रिज में, बर्फ बनने लगता है, या कोई ऐसा लिक्विड जैसे आप मान लीजिए दारू, एल्कोहल, जब आप किसी भी टेम्परेचर में रखेंगे फ्रिज के अंदर, जब वो जमने लगेगा, जितने टेम्परेचर पर जमेगा उसे हम क्या बोलेंगे, हिमांक बोलेंगे। तो हमें इसका पूछ लेता है कि जल का फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात जल का हिमांक बिंदु कितना होता है या फिर हिमांक टेम्परेचर कितना होता है, तो हम जानते हैं कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है
प्रभाजी आसवन क्या होता है? प्रभाजी आसवन वैसी प्रक्रिया होती है जिससे खनिज पदार्थ से विभिन्न खनिजों का जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का अंतर काफी कम हो, अर्थात क्वथनांक में जमने लगता है। मतलब ये हो जाता है कि प्रभाजी आसवन वैसी प्रक्रिया जिससे खनिज पदार्थ से विभिन्न खनिज को जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का अंतर काफी कम होता है, अर्थात जैसे पेट्रोल को निकाला जाता है तो उसको जिस भी टेम्परेचर पर उसका आसवन किया जाता है। आसवन मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि तालाब में पानी भरा है तो वो जब उसमें टेम्परेचर पड़ता है तो भाप बनकर उड़ता है, उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और आसवन ये होता है कि जब किसी को किसी और पदार्थों से अलग किया जाए। तो जब पेट्रोल प्राप्त होता है तो नेचुरल रहता है, वो शुद्धिकरण नहीं होता। तो शुद्धिकरण करने के लिए इस पर कोई टेम्परेचर देंगे कि नहीं देंगे? तो जो टेम्परेचर देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? प्रभाजी आसवन। तो इसलिए हम एग्जाम्पल लिखे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल जिसे हम बोलते हैं मिट्टी का तेल, ये सारी प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आपका जो एनसीईआरटी का चैप्टर था, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो जो एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया। आप सेकंड चैप्टर की ओर चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। समझ में आया? लिखिए। तो इतना नोट डाउन करने के बाद आप कमेंट में एक छोटा सा कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास समझ में आ रही है कि नहीं, और नेक्स्ट चैप्टर हमें लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का होगा सेकंड। आप अगर ज़्यादा इस पर लाइक सब्सक्राइब चैनल को करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।